आयोनिक इक्विलिब्रियम आपका जो थर्ड टॉपिक है आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का, इसको अपन चालू कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सेम फंडा अपन फॉलो करेंगे। पहले आपको मैं मेजर जो कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर के वो अलॉन्ग विद सर्टेन इक्वेशंस एंड फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। इस चैप्टर में याद रखना बच्चों, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। अगेन इस चैप्टर में आप थियरी ज़्यादा पढ़ के इसके ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और मैं आपको ये भी गारंटी से बता दूं कि आपके सीईटी लेवल पे अगर मैं बोलूं, या सीईटी या जेई दोनों लेवल पे इनफैक्ट अगर मैं बोलूं, तो पीएच पीओएच के क्वेश्चन और पीकेए और पीकेबी के क्वेश्चन, यानी कि एसिड और बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चन, यही 4 टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के, उनके अंदर से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये आपकी गारंटीड बात है, ठीक है ना। और इन चारों पे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आने वाले, इन चारों पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। I hope that is clear to all. So keeping that in mind, you start the basic concept revision of the chapter and along with the formulae, and whatever theoretical things are there that we will discuss along with the questions as we usually do. Sure. तो पहला जो सबसे पहला छोटा सा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आपका है वो बहुत ही बेसिक है, वो है अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा यानी कि क्या है? अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कोई भी कंपाउंड जब आप डिसोसिएट करते हो, डिसोसिएट के लिए मैं वर्ड आयोनाइजेशन बोल सकता हूं क्या? आप कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो, आयोनाइज कर रहे हो, यानी कि उसको आप डिसोसिएट कर रहे हो, करेक्ट। तो जब आप अल्फा की बात करते हो यानी आयोनाइजेशन की बात करते हो, तो यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। मतलब जितने मोल्स थे उसमें से कितना डिसोसिएट हुआ वो बन जाता है आपका अल्फा। इज दैट अंडरस्टूड? यानी फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे एग्जांपल भी आपको समझा देता हूं। सपोज मैंने आपका स्टार्टिंग में 0.5 मोल लिया। कितना लिया मैंने? कोई सब्सटेंस का 0.5 मोल लिया, और मैं बोलूं उसमें से 0.1 मोल डिसोसिएट हो रहा है। मतलब इतना प्रेजेंट था, उसमें से इतना डिसोसिएट हुआ, उसको डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ गया किसका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, काफी सिंपल। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो आपका परसेंटेज डिसोसिएशन का है। किसका है? परसेंटेज डिसोसिएशन। अगेन, if you just know the name of the formula, just know what you are actually calculating, it becomes fairly simple to remember. Percentage dissociation means alpha into 100. सिंपल। जो भी अल्फा की वैल्यू आपको मिली थी यहां पर, जो भी अल्फा की वैल्यू यहां पे मिली है, उसको आप क्या करेंगे? जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज डिसोसिएशन बन जाएगा। इसको आप परसेंटेज अल्फा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? परसेंटेज अल्फा। अब यहां पर एक छोटी सी चीज जो नोट करने जैसी बात है आपकी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू देखूं तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। अल्फा की वैल्यू कहां पे रहेगी बच्चों? हमेशा 0 और 1 के बीच में आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अगर गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो गिवन है, तो आप क्या जज कर सकते हो इसके ऊपर से? जरा ये भी देखना। अगर आपको अल्फा 0 बोला हुआ है तो वो सब्सटेंस जो है वो कैसा है? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। वो सब्सटेंस कैसा है बच्चों? अगर अल्फा जो है वो 0 है तो वो सब्सटेंस कैसा है? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर अल्फा क्लोज टू या ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है तो वो सब्सटेंस कैसा है? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट शब्द का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वर्ड का इसका मीनिंग है बेसिकली वो सब्सटेंस जिसको पानी में डालने के बाद या हीट करने के बाद वो इजीली आयोनाइज हो जाए, इजीली डिसोसिएट हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे, ठीक है। और अगर 0 और 1 के बीच में रहेगा, अगर 0 और 1 के बीच में कहीं पे रहेगा, 0 एंड 1 के बीच में कहीं पे वैल्यू रहेगी, तो आप उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एक छोटा सा फंडा आपको समझना ये जरूरी है। देखो मैंने आपको अल्फा बताया और अल्फा के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन भी बताए, स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की क्लासिफिकेशन भी बताई। किसके बेसिस पे? अल्फा के बेसिस पे।
बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा फोकस किस पे रखने वाले हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा फोकस वीक इलेक्ट्रोलाइट पे रखने वाले हैं। इस चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग किसकी बात करने वाले बच्चों? सिर्फ और सिर्फ हम लोग ज्यादा करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करने वाले हैं। इज दैट अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? बेसिक आइडिया समझ में आया? ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। फंडा समझा अल्फा का सबको, ठीक है। अब तीसरा देखो फॉर वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आएंगे? वीक एसिड्स, वीक बेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाते हैं ना, ठीक है। अगर वीक एसिड की बात हो रही है तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ, अगर वीक एसिड की बात हो रही है तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? कोई भी वीक एसिड आपको दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इट बी रूट ऑफ के ए बाय सी। क्या रहेगा? रूट ऑफ के ए बाय सी, विच मीन्स कैन आई से के ए इज अल्फा स्क्वायर सी? बोलो हाँ या ना। विच मीन्स के ए का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर सी। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब के ए क्या होता है जरा ये भी सीख लो, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो सीख लो। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो। के ए बेसिकली आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। क्या है बच्चों? के ए क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्यों यहां पे लिख रहा हूं मैं के ए? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने किसके लिए ये इक्वेशन बताया आपको? एसिड के लिए बताया। तो मुझे आप खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि ये सेम इक्वेशन वीक बेस के लिए क्या होगा। चलो बता सकते हो? रूट ऑफ के बी हो जाएगा, है ना। इंस्टेड ऑफ के ए क्या हो जाएगा बच्चों? रूट ऑफ के बी बाय सी हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल। टेल मी यस और नो। बढ़िया। अब आप पूछोगे सर अच्छा ये के ए और के बी, चलो ठीक है आपने बता दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये सी क्या होता है? सी क्या होता है बच्चों? सी होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या होता है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स क्या होते हैं? मोलालिटी और मोलारिटी। ये तो फर्स्ट चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में ही बता दिया था मैंने। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स क्या क्या होते हैं? ये तो मोलारिटी, ये तो मोलालिटी। ज्यादा करके हम लोग मोलारिटी यूज करते हैं। यस, सो फॉर एवरीबडी विद मी, क्लियर? बढ़िया, ये लिखते जा रहे हो। आई होप सो सब लोग ये लिख रहे हैं प्रॉपरली। बढ़िया, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी हो गया। ये हो गया हमारा वीक एसिड के लिए और वीक बेस के लिए। बट अगर वो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, कोई ऐसा सब्सटेंस दिया जो एसिड या बेस की कैटेगरी में नहीं आता है बट फिर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो इन जनरल हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन जनरल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड है तो के ए बाई सी लिखना, बेस है तो के बी बाई सी लिखना। और अगर इन जनरल वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया जो आपको मालूम नहीं है कि आपका क्या बोलते हैं वो एसिड है या बेस है, तो इसके लिए आपके पास दो तरीके के फॉर्मूले हैं। अब ये थोड़ा सा जेई लेवल पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब सीईटी में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दे रहा हूं ताकि अगर थोड़ा हायर लेवल भी क्वेश्चन आ गया सीईटी में भी, ठीक है, या मेंस लेवल में भी अगर आप इसको देख रहे हो तो आपका ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग के की बात करते हैं, के मैंने इन जनरल लिखा, मैंने के ए या के बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं जनरल बात कर रहा हूं। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कोई भी सब्सटेंस का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा मैंने। ए लिखता तो एसिड होता, बी लिखता तो बेस होता। क्या ये भेजे में गया? यस। तो इसको मैं लिख दूंगा अल्फा स्क्वायर सी। क्या बोलूंगा? क्या लिखेंगे अपन? अल्फा स्क्वायर सी, या तो इसको मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या लिखूंगा? अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या ये बात सबके भेजे में जा रही है? क्या दो अलग अलग फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे? यस। आप सोचोगे कि सर ये दो अलग अलग फॉर्मूले आपने सेम चीज के लिए, यहां पे भी के है यहां पे भी के है, एक ही चीज के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले क्यों लिखे? तो इसका कॉन्सेप्ट जरा समझना बच्चों।
कि अगर आपका जो अल्फा है, ध्यान से सुनना, अगर आपके अल्फा की वैल्यू जो है, जो अल्फा की वैल्यू है वो अगर लेस देन 5% है, कितनी है, लेस देन 5% है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा 5% मतलब कितना हुआ वैल्यू, 5% का वैल्यू कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 5/100, यानी कि 0.05 से अगर कम वैल्यू दिया है तो आप क्या यूज करेंगे बच्चों, आप सीधा सीधा अल्फा स्क्वायर सी यूज करेंगे, बरोबर। और यहीं पे अगर आपका अल्फा स्लाइटली ग्रेटर देन 5% हो जाता, क्या ये बात समझ में आई आपको, अल्फा क्या हो जाता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5% हो जाता, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, 1 माइनस अल्फा आपको डिनोमिनेटर में रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसका मीनिंग समझे आप, इसका ये 5% वो 0.05, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर भी है ना, इसको 1 माइनस 0.05, ये इसको, ये इतना छोटा नंबर है 0.05 से छोटा वाला, अगर यहां पर ये नंबर होता है ना, तो ये इतना छोटा नंबर होता कि मैं इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 अज्यूम कर लेता। समझ गए बात को, ये लॉजिक है इसका। इसीलिए मैंने क्या किया, जब बहुत छोटा वैल्यू है अल्फा का, तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर लिया है, और अल्फा का वैल्यू अगर 5% से थोड़ा ज्यादा है, 6, 7, 10, 20 जो भी परसेंट अगर ज्यादा है, मतलब 5% या उससे ज्यादा रहेगा, तो क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा रखेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, यस, बढ़िया, श्योर। तो ये हुआ आपका अल्फा के बारे में पूरा फंडा क्लियर, अल्फा एसिड के लिए, बेस के लिए इन जनरल, और अल्फा की वैल्यू के हिसाब से भी आपका जो कैलकुलेशन है वो कैसा आएगा वो भी आपने देख लिया, ठीक है। नाउ मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसे कहूं कि आपका भाई जो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो अल्फा इंटू सी इज इक्वल टू कांस्टेंट ना, ऐसा हो गया ना, अल्फा इंटू सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये मुझे बताइए आप लोग कि फिर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ऑफ कोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो वो कैसे होते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। सो फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, आप समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशन, दो अलग अलग सॉल्यूशन दिए हैं आपको, अगर सेम कंपाउंड के दो सॉल्यूशन दिए, क्या दिए बच्चों, सेम कंपाउंड के दो सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन में दिए हुए ना, ऐसे क्वेश्चन अभी अपन करेंगे आज ही, ठीक है। तो आप क्या रूल अप्लाई करेंगे, आप सिंपल रूल अप्लाई करेंगे, अल्फा 1 बाय अल्फा 2, यानी सॉल्यूशन 1 का अल्फा अपॉन सॉल्यूशन 2 का अल्फा इज C2 बाय C1। समझ गए क्या, क्या प्रूव किया मैंने कि अल्फा और सी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बरोबर। तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू C2 बाय C1, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई क्या बच्चा पार्टी, यस, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का, वो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है, ये सबको आता है, आई एम वेरी श्योर, नहीं आता तो सीख लो। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको जब भी पीएच की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, और उसको आपको नेगेटिव लॉगरिथम करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा किसका, पीएच का वैल्यू आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, पीओएच की वैल्यू क्या है बताइए सब लोग, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है तो पीएच, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है तो पीओएच। यहां पर और दूसरा एक फॉर्मूला भी बोल सकते थे आप, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम, एक ही बात है ना, H प्लस या H3O प्लस, ये एक ही बात है, क्यों, क्योंकि H प्लस जो है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोनियम बना देगा। क्लियर है बात, सबको समझ में आया, यस। अब आपका ये सवाल आएगा कि सर व्हाट इफ उसने क्वेश्चन में हमको ये वैल्यूज नहीं दी हुई है। कितने लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहां पर उसने ये वैल्यू डायरेक्टली हमको नहीं दी है। तो भाई यहाँ पे ध्यान से जरा समझना बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। आई होप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं। कैमरा में ऑन ऑफ करता हूँ ताकि स्क्रीन पे आपको प्रॉपरली जो लिखा हुआ है वो चीजें दिखे, उसमें इंटरफेरेंस ना आए, ठीक है। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझना मेरी बात को। अगर आपको
H प्लस और OH माइनस डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिए। क्या बोला मैंने? अगर आपको H प्लस और OH माइनस की डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको वो एटलीस्ट ये तो जरूर बताएगा कि भाई कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है हम लोग जो क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। समझे? लेट्स से फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वो आपको ये बोलता है कि बॉस एसिटिक एसिड यूज किया है। क्या यूज किया बच्चों? क्या यूज किया है? एसिटिक एसिड यूज किया है और उसने बोला ये मैंने 0.1 मोलार यूज किया है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है? 0.1 मोलार यूज किया है और उसने आपको बोला कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो है 0.05। मान लो क्या है? 0.05 इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ऐसा उसने आपको बोल दिया। ठीक है ना? या 0.02 मान लो, चलो 0.02 उसने आपको दे दिया। ओके, तो आप बोलोगे सर, और इसने आपको पूछ लिया इस सॉल्यूशन का पीएच बताइए। क्या पूछा उसने? इस सॉल्यूशन का पीएच। तो आप बोलोगे सर यहां तो हमको H प्लस तो डायरेक्टली दिया ही नहीं है, तो क्या हम लोग H प्लस निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। आप H प्लस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ये H प्लस जो है ना, इसकी वैल्यू होगी अल्फा इंटू सी। क्या यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1? हाँ। क्या आपको अल्फा दिया है? हाँ। दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी है वो आंसर क्या हो जाएगा? H प्लस के लिए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? काफी इजी है। यस, तो यहां पर आपकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.002। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके मैंने लिख दिया। क्या ये बात सबके भेजे में गई? बोलो यस और नो। क्लियर है? क्या मैं सेम लॉजिक बेस के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स। आप सेम लॉजिक बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों, है ना? तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख देते हैं, टू फाइंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग? ऑफ कोर्स, हमेशा हम लोग ये पूरे चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया किसके लिए हमेशा बात कर रहे हैं हम लोग? वीक एसिड के लिए और वीक बेस के लिए, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की ही बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। तो H प्लस आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे बेसिसिटी इंटू अल्फा इंटू सी। H प्लस कैसे निकालेंगे बच्चों? बेसिसिटी इंटू अल्फा इंटू सी। आप बोलोगे सर ये बेसिसिटी ये नया कहां से आ गया, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो भाई बेसिसिटी बहुत सिंपल है। इट इज द नंबर ऑफ H प्लस, इट इज द नंबर ऑफ H इन द एसिड। जैसे HCl है तो उसमें कितने H है बताओ? HCl है तो कितने हाइड्रोजन है? 1। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फ्यूरिक फॉस्फोरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है? 3। सिंपल। तो ये उसकी क्या हो गई? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके पास, वो उसकी बेसिसिटी हो गई। अच्छा, क्या मैं उल्टा एग्जैक्टली लिख दूं बेस के लिए? अब आप खुद बता सकते हो मुझे कि बेस के लिए इक्वेशन क्या होगा बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी जल्दी। बेस के लिए हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर यानी एसिडिटी इंटू अल्फा इंटू सी। क्या ये इजी लग रहा है? बोलो हाँ या ना। एसिडिटी इंटू अल्फा इंटू सी। व्हाट इज एसिडिटी? जो तुमको पानी पूरी खाने के बाद होती है वो एसिडिटी है क्या? ये छोले भटूरे खाने के बाद जो होती है? नहीं ना। ये कौन सी एसिडिटी है? ये नंबर ऑफ OH माइनस, ये नंबर ऑफ OH इन द कंपाउंड, जो गिवन कंपाउंड है उसमें जितने OH माइनस है वो है उसकी एसिडिटी। तो अगर मैं आपको पूछूं कि CaOH ट्वाइस की एसिडिटी कितनी है, बताओ जल्दी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है गधे बच्चों? 2। NaOH की एसिडिटी कितनी है? 1। KOH की एसिडिटी कितनी है? 1। क्या ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिंपल लग रहे हैं? क्या समझ में आ रहे हैं क्या? बोलो हाँ या ना। बढ़िया लग रहे, एकदम आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। अगेन मैं आपको फालतू में इस चैप्टर के थियोरी पे नहीं पका रहा हूं और आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे न्यूमेरिकल और फॉर्मूला के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है ना। इनके ऊपर ही फोकस करो, ट्रस्ट मी, इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अगेन, जिसके ऊपर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो बहुत ही आसान सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि पीएच और पीओएच का टोटल हमेशा कितना होता है बच्चा पार्टी? पीएच और पीओएच का हमेशा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि टोटल हमेशा होता है, सम होता है हमेशा 40। अगर ध्यान से सुनना, इफ pH is less than 7 then the solution is said to be acidic. If pH और pOH दोनों equal to 7 हो गए then the solution is said to be neutral. और if pH is greater than 7 तो
क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा बेसिक। क्या ये बात समझ में आई, बढ़िया से तरीके से समझ में आई क्या, बोलो हाँ या ना। यस, बढ़िया। चलो फटाफट लास्ट के 2-3 फॉर्मूले बचे, खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही सिंपल फंडा है के डब्ल्यू। क्या है बच्चों, के डब्ल्यू। अब के डब्ल्यू ये टर्म जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को, तो उसको क्लियर कर दूं। के मतलब यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। के मैंने बहुत जगह पे ये वर्ड यूज किया ना, के को मैंने हर जगह क्या लिखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर यहां कुछ मेंशन नहीं किया, ए बी कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप बोलोगे जनरल है। ए लिखा है तो बोलोगे एसिड है, बी लिखा है तो बोलोगे बेस है। अब डब्ल्यू लिखा है, इसका मतलब बता सकते हैं, डब्ल्यू लिखा है इसका मतलब है वाटर। तो के जो है, के डब्ल्यू जो मैंने लिखा ना यहां पे, अब बोलोगे सर आपने इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्यों नहीं लिखा, आपने इसको क्या लिखा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो इसका जो ये होता है ना सिंबल, वो होना चाहिए के डैश, है ना, के प्राइम, ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, के डैश या के प्राइम, बट उसको अपन के डब्ल्यू ऐसे जनरली लिख देते हैं, जो एक्चुअली क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। कितना है बच्चों आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज 10⁻⁻14। कितना है बच्चों, 10⁻⁻14। ये आपका क्या है, ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब 2 अलग अलग फॉर्मूले यहां पर, जरा इनके ऊपर भी फोकस करना, इसी में जो ऑलरेडी लिखे उसमें इंक्लूड करके बताता तो आसान लगेगा। H प्लस ढूंढने के लिए बेसिसिटी इंटू अल्फा इंटू सी, क्या चाहिए, बेसिसिटी इंटू अल्फा इंटू सी चाहिए। लेकिन आप बोलोगे सर अगर क्वेश्चन में अल्फा और सी हमको नहीं दिया हो, या कम से कम अल्फा नहीं दिया है, अल्फा की जगह पे हमको के ए का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कोई एसिड के लिए क्या दिया हुआ है, के ए का वैल्यू दिया है, तो क्या हम लोग पीएच ढूंढ सकते हैं क्या, द आंसर इज अगेन यस, क्योंकि H प्लस का एक दूसरा भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से, H प्लस का डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चा लोग, रूट ऑफ के ए इंटू सी। H प्लस का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ के ए इंटू सी। अब आपको सिर्फ इंटेलिजेंटली इतना दिमाग लगाना है कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको कौन से वाले वैल्यू दिए हुए हैं, समझ रहे हो आप। क्वेश्चन में अगर के ए और कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्वेश्चन में अगर अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन और बेसिसिटी दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन you will use the particular certain formula that is required. I hope that is making sense to all. अच्छा चलो OH का आप खुद जज करो, चलो बताओ क्या आएगा। अगर ये Ka इंटू सी का रूट था तो OH क्या आएगा बच्चों, आप खुद बता सकते हो, बताओ, रूट ऑफ Kb इंटू सी। इज दैट मेकिंग सेंस। और काफी आसानी से सारे फॉर्मूले याद हो रहे हैं क्या सबको, मुझे बताना। यस, जहां जहां पे एसिड है वहां पे मैं Ka लिख रहा हूं, जहां जहां पे बेस है वहां पे मैं Kb लिख रहा हूं। आई होप, आई एम श्योर दिस इज वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस, चलो ओके। दूसरा है आपका भाई कॉन्सेंट्रेशन। ये तो पता ही है आपको, कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, बट लिखवा देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को किन टर्म्स में मेजर करते हैं, ये भी मत भूलना। हम लोग जनरली इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी या मोलारिटी, मोलारिटी के टर्म्स में मेजर करते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। और आपको ये तो मालूम ही है, m इज इक्वल टू n बाय लीटर, n बाय v, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ओनली, एंटायर सॉल्यूशन। ये 1000 बार बता चुका हूं, पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट जब अभी वापस रिवाइज कराया तो उसमें भी बताया था, n बाय वॉल्यूम ऑफ एंटायर सॉल्यूशन। और अगर मोलालिटी होती तो मास ऑफ ओनली, सिर्फ किसका मास लेते वहां पे आप, सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेते। यहां पर आप पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हो, लेकिन मोलालिटी में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही मास कंसीडर करते थे। ओके चलो, तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं इसके बेसिस पे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व हो जाएंगे। एक मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, वो हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन जो है ना, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, उसके लिए स्पेस छोड़ देना, थोड़ी सी इतनी स्पेस आप लीव कर देना हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन के लिए, फॉर्मूला लिस्ट में
यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, हम लोग हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन को इसमें ऐड करेंगे, बट दैट इज आफ्टर वी हैव सॉल्व्ड अ फ्यू ऑफ द बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चंस उसके बाद। ठीक है, अब जरा लेवल 1 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपन। चलो अब हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों, और पहला ही क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप थियोरी को क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी करो अभी एट दिस लेवल, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और यहां पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या नाम है? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बोलता क्या है जरा देखो। कॉमन आयन इफेक्ट ये बोलता है कि बॉस एक इमेजिन करो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था। एक क्या था? वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं एग्जांपल में वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या ले रहा हूं, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में लिया है एसिटिक एसिड। इज आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू सी इट क्लियरली। मैंने लिया एसिटिक एसिड और मैं कह रहा हूं कि बॉस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, ये बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। ये क्या होता है? बहुत ही कम ये आपका डिसोसिएट होता है, बहुत ही लेस, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब मेजॉरिटी पार्ट इसका कैसा है? अनडिसोसिएटेड रह गया। कैसा रह गया मेजॉरिटी पार्ट? अनडिसोसिएटेड। तो इसका मुझे मतलब बताओ ये कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा कर रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा कर रहा है? सीधा सीधा मतलब बता दो। अगर ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो ये मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन प्रेफर कर रहा है अच्छे से या बैकवर्ड रिएक्शन अच्छे से प्रेफर कर रहा है? क्या लगता है? तो बोलोगे सर अगर ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं होना चाहता, मतलब यहां से यहां की तरफ नहीं जाना चाह रहा है, ये डिसोसिएट नहीं होना चाह रहा है, इसका मतलब इसका प्रेफरेंस तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। सही बोल रहा हूं? मतलब ऑब्वियसली ये ऑलरेडी वीक है। क्या है ये? ऑलरेडी वीक है। कॉमन आयन इफेक्ट बोलता है, ध्यान से सुनना, कॉमन आयन इफेक्ट बोलता है कि इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर अगर आप कोई ऐसा दूसरा कंपाउंड डाल दो, ध्यान से सुनना, इस कंपाउंड के अंदर आप मिक्स कर दो कोई ऐसा कंपाउंड जिसका कोई एक आयन इन दोनों में से एक के साथ कॉमन हो। क्या हो? इन दोनों में से एक के साथ कॉमन हो जाए, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को वो और भी वीक बना देगा। क्या करेगा? इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और भी खराब कर देगा, और भी उसको वीक बना देगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर इमेजिन करिए बच्चों, इसमें मैं CH3 COOCH3 ऐड कर देता। ये क्या है? ये एक एस्टर है। ये क्या है? ये एक एस्टर। ये क्या था? एसिटिक एसिड था, है ना? ये क्या किया मैंने? एस्टर। अब मुझे बताओ कि ये जो एस्टर है इसके अंदर कौन से दो आयॉन्स है? बताओ जल्दी। ये जो एस्टर आपको मैंने यहां पे सेकंड केस में बना के दिखाया, इसके अंदर कौन से दो आयॉन्स है? तो बोलोगे सर इसके अंदर है आपका CH3+, ठीक है, और CH3COO-, ऐसा भी हो सकता है, या OCH3 और CH3CO-, ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट? या फिर समझो मैं ऐसे बोलूं, बहुत ही आसान, इसको और इजी कर देते हैं आपके लिए, CH3COONA कर देता हूं मैं। ये क्या कर दिया मैंने? ये मैंने ले लिया सॉल्ट, एक क्या? सोडियम एसीटेट। क्या लिया मैंने? सोडियम एसीटेट सॉल्ट ले लिया। अब बताओ कौन से इसमें आपके पास आयॉन्स है? जल्दी जल्दी बताओ, चलो। तो बोलोगे सर इसमें है Na+ और CH3COO-। क्या ये बात समझ में आ रही क्या? अब मुझे बताओ इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में ये वाले आयॉन्स कॉमन है? यस और नो? क्या है? कॉमन है। तो कॉमन आयन इफेक्ट बस यही बोलता है कि जब कॉमन आयॉन्स दिखेंगे तो अल्फा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो वीक था वो और भी वीक हो जाएगा। तो अब ये लॉजिक से आप मुझे आंसर दो फर्स्ट क्वेश्चन का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट हैपेंस टू इट? बताओ।
Decreases with dilution? No. Decreases when you add another electrolyte having one ion common with the solute? Yes. The answer is Bombay. क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको? कॉमन आयन इफेक्ट. बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड बताओ. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन. इजी क्वेश्चन. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करता है? मैंने फॉर्मूला बताया आपको, पीएच पे. एसिड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करता है बच्चों? पीएच पे. और पीएच बेसिकली क्या था? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयॉन्स. तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयॉन्स पे डिपेंड करता है. यानी कि मेरा आंसर है ऑप्शन ए. क्या ये बात समझ में आई? क्या बोलो हाँ या ना? यस, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपने स्क्रीन पे, आप सब लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5? यस यस. रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन इज गिवन बाय. ठीक है, अगेन स्टार मार्क. ये डायरेक्ट लॉ है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है. कौन सा लॉ है जो आपको रिलेशन देता है बिटवीन क्या? आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन. एंड द आंसर इज ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. कौन सा? अगर आप नोटिस करेंगे तो उस लॉ के नाम में ही डाइल्यूशन वर्ड है, देखो, है ना? अच्छा, आप पूछोगे सर हमको क्या ये रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नहीं, एक्चुअली आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, प्यारा सा फॉर्मूला. ये देखा आप सबने? ये जो प्यारा सा एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, KA/C या KB/C. यस बच्चों, मुझे बताओ, अल्फा इंडिकेट्स डिसोसिएशन, C इंडिकेट्स कॉन्सेंट्रेशन. बोलो हाँ या ना? तो ये जो फॉर्मूले आपने लिखे ना, अल्फा इज रूट ऑफ KA/C एंड अल्फा इज रूट ऑफ KB/C, ये एक्चुअली ओस्वाल्ड्स लॉ के ही फॉर्मूले हैं. समझे क्या बात को? मैंने तभी आपको क्यों नहीं नाम बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आप थियरी रट्टा मारते हो. रट्टा नहीं मारनी, आपको समझना है क्वेश्चन में कहां अप्लाई हो रही. तो अब ये समझ में आया क्या? आप जब रूट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग लिखते हो, रूट ऑफ KA/C और रूट ऑफ KB/C जब आप लिखते हो अल्फा को, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक्चुअली क्या लिख रहे हो? आप डिसोसिएशन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ऑफ कोर्स अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो डाइल्यूशन होगा ना. तो इसलिए तो यहाँ पे वर्ड पूछा हुआ है, दिख रहा है सबको ये स्क्रीन पे? डाइल्यूशन वर्ड लिखा हुआ है ना? तो इसलिए इसको क्या बोला? ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. क्या ये बात समझ में आई? ठीक है. क्या आपको स्टेटमेंट रटने की जरूरत है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की? बिल्कुल नहीं. आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल. टेल मी यस और नो. बहुत बढ़िया. 10th वाला क्वेश्चन. नाउ आपके इस चैप्टर में से, जैसा मैंने आपको कहा, पीएच, पीओएच, पीकेए, पीकेबी, यानी कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका मेजॉरिटी आने के बहुत हाई चांसेस है. आप एग्जाम के बाद गारंटी में बोलता हूं कि आप मुझे आके बोलोगे कि हाँ सर आपने बोला था और ये क्वेश्चन इसी टाइप का आया. देख लेना, 10th क्वेश्चन उसी बात का एक सबूत है. आप देख सकते हो क्या पूछ रहा है वो 10th क्वेश्चन में. जरा ध्यान से पढ़ो बच्चों उसको. वो बोल रहा है HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है उसका आपको Ka वैल्यू दिया है. फिर H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का Ka वैल्यू दिया है. फिर आपको ऑक्सैलिक एसिड, सी ऑप्शन जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है उसका Ka वैल्यू दिया है. और डी ऑप्शन में आपको फॉर्मिक एसिड का Ka वैल्यू दिया है. बरोबर. और वो पूछ रहा है कौन सा सबसे वीकेस्ट एसिड है. क्या है? कौन सा सबसे वीकेस्ट एसिड? तो प्लीज नोट करना ध्यान से, प्लीज नोट करना, Ka का वैल्यू जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या बोला मैंने? अगर Ka इज मोर, एसिड इज स्ट्रॉन्ग. इफ Ka इज लेस, एसिड इज वीक. समझे कि नहीं समझे? Ka स्ट्रॉन्ग, Ka ज्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, Ka कम है तो एसिड वीक है. क्या ये बात सबके भेजे में गई? यस. अब उसका लॉजिक, यही लॉजिक आप लगाओ और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का. कौन सा वैल्यू सबसे लीस्ट है? वीकेस्ट चाहिए मतलब लीस्ट Ka चाहिए आपको, सबसे छोटा Ka का वैल्यू चाहिए. कौन सा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू है बच्चों?
तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए में 10⁻⁻10 का पावर है। ध्यान से देखो जरा, देखो ये वैल्यू सब लोग देख पा रहे हैं, 10⁻10, 10⁻7, 10⁻2 और 10⁻4। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है बच्चों? ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो आपका सबसे वीक एसिड है। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था चारों में से? इजी आंसर, ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन सी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या ये सबको समझा? क्या ये इजी लग रहा है? अगर आप इतना बेसिक दिमाग लगाएंगे जो मैं बता रहा हूं और उतना ही याद रखेंगे जितना मैं बोल रहा हूं, तो आपको बहुत आसान लगेगा। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद टू मच इंफॉर्मेशन। ज्यादा पढ़ के तुम्हारा भला नहीं होने वाला है, स्मार्टली पढ़ के तुम्हारा भला होने वाला है, याद रखो, ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं। इन द कॉम्बिनेशन NH3 गिव्स BCl3 NH3। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या मिसप्रिंट हुआ है शायद से, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं आपको क्वेश्चन भी कंप्लीट करके देता हूं। ये क्वेश्चन आप अगर टेक्स्ट बुक उसमें बुक में से पढ़ोगे अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जरा थोड़ा देखो, वो ऐसा पूछ रहा है एक्चुअली आपसे कि NH3 प्लस BCl3 गिव्स BCl3 डॉट NH3, मतलब ये दोनों साथ में जुड़ गए, समझे? जब अमोनिया और बोरॉन ट्राइक्लोराइड आए तो साथ में क्या हो गए? जुड़ गए। यहां पर जो अमोनिया है ये क्या है? ये बेस है, एसिड है, लुईस एसिड है, लुईस बेसिस है, लुईस बेस है, कौन सा टाइप का ये मटेरियल है? बात समझ आ रही है आपको? क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ, क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि बस आपको ये दोनों कंपाउंड्स मिल गए और पूरा एक कंबाइंड कंपाउंड बना दिया, तो इसमें अमोनिया जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह कि बेस की तरह? आई होप क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में जो मिसप्रिंट था समझ में आया सबको? यस बच्चों। तो मुझे अब ये बताना कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, इसके बारे में आपको ये मालूम है कि ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे अमोनिया में क्या होता है बच्चों? क्या होता है? लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा होता है, समझ गए? कुछ इस तरह का। और मुझे बताओ बोरॉन ट्राइक्लोराइड की क्या कंडीशन है? बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो बोरॉन के पास में यहां पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और बोरॉन के पास है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या ये बात समझ में आई? बोरॉन के पास क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि भाई जो सेंट्रल एटम है उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ऑक्टेट चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। बोलो हाँ या ना? सबको पता है कि नहीं ये बात? और यहां पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बताओ बच्चों? कितने बॉन्ड? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि अभी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? क्या लगता है? अब बोरॉन ट्राइक्लोराइड बोलता है बॉस मेरे को कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा लाइफ में, है ना? और ये नाइट्रोजन भाई साहब क्या बोलते हैं उसको कि बॉस आई विल गिव यू द 2 इलेक्ट्रॉन्स, डोंट वरी। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि इसको इलेक्ट्रॉन देना है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, राम मिलाई जोड़ी, खत्म, मजा आ गया दोनों को। तो क्या हुआ यहां पर? ये जो नाइट्रोजन था इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? बोरॉन को दे दिया, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? तो आप बोलोगे ठीक है सर, स्ट्रक्चर वक्चर तो ठीक है, बट इससे प्रूव क्या हुआ? तो इससे प्रूव ये हुआ बॉस कि नाइट्रोजन हियर वॉज द लोन पेयर डोनर। क्या था? नाइट्रोजन ने क्या किया? बोलो, लोन पेयर डोनर था, है ना नाइट्रोजन? और जो लोन पेयर डोनर होता है वो होता है लुईस बेस। जो लोन पेयर डोनर होता है वो क्या होता है? लुईस बेस। अगेन आपके दिमाग में आएगा कि सर हमको क्या ये रट लेना है क्या ये क्वेश्चन? नहीं, आपको रटना नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं, बहुत ही प्यार मोहब्बत से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एकदम 2 सेकंड में। ध्यान से देख लो, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आपके पास बच्चों एसिड और बेस को सीखने के लिए
3 अलग अलग थियरीज है। कितनी थियरीज है आपके पास? 3 थियरीज। जरा फोकस करेंगे, 2 सेकंड में आपको मैं फटाफट समझाता हूं। कौन सी थियरीज हैं एसिड और बेस की? पहली थियरी है आर्हीनियस। कौन सी थियरी है बच्चों? आर्हीनियस। दूसरी थियरी है ब्रॉन्स्टेड। दूसरी थियरी कौन सी है? ब्रॉन्स्टेड। इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी कहते हैं। और तीसरी ऑब्वियसली है ल्यूइस थियरी। तीसरी कौन सी है? लुईस कॉन्सेप्ट और लुईस थ्योरी। क्या बोलता है लुईस कॉन्सेप्ट? वो बोलता है बॉस एसिड, देखो एक एक करके करते हैं। आर्हीनियस बोलता है एसिड वो है जो H+ देगा। आर्हीनियस बोलता है एसिड किसको बोलने का? जो H+ देगा इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको बोलने का एसिड। बेस किसको बोलने का? जो OH- देगा इन एक्वस सॉल्यूशन। समझे? जो OH- देगा उसको बेस बोलने का, जो H+ देगा उसको एसिड बोलने का। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मैं एसिड को रेड कलर से लिख रहा हूं, बेस को ब्लू कलर से लिख रहा हूं। ब्रॉन्स्टेड बाबा बोल के गए कि एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर होगा। क्या होगा? प्रोटॉन डोनर। और लुईस बाबा बोल के गए कि एसिड वो होगा जो लोन पेयर एक्सेप्टर है। लुईस ने क्या बोला? लुईस के हिसाब से एसिड किसको माना जाएगा? जो लोन पेयर एक्सेप्ट। अब उल्टा करके लिख दो, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था वो एसिड है, तो लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो बेस है। कौन सा वाला? लुईस का। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं ये तीनों चीजों को ध्यान में रख लूं, अगर मैं ये तीनों चीजों को अगर ध्यान से समझ लूं, तो इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन बोल सकता हूं, लोन पेयर डोनर इज लुईस बेस। समझे क्या? जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो लुईस बेस। तो इस एग्जांपल में अमोनिया क्या है बच्चों? इस एग्जांपल में अमोनिया लुईस बेस है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो क्या बोलता है। एसिटिक एसिड। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखना भाई, जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो, एसिटिक एसिड के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे ज्यादा पॉपुलर, अगर हम सीईटी लेवल पे या कोई भी पीसीएम की एग्जाम हो आपकी, उसमें एसिटिक एसिड इनका जरा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। इस पे बनता ही है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि ये वन ऑफ द क्लासिक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स माना गया है। ओके, और क्या बोल रहा है वो मुझे बताओ। CH3COOH प्लस H2O गिव्स हाइड्रोनियम प्लस कार्बोक्सिलेट, ऐसा वो बोल रहा है। ये आपको इक्वेशन उसने दिया हुआ, सबको इक्वेशन दिख रहा है स्क्रीन पे। एसिटिक एसिड को पानी में डाला तो उसने क्या दिया? हाइड्रोनियम प्लस कार्बोक्सिलेट। इन द अबाउ रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एसिड का रोल कौन निभा रहा है? मतलब कि इन द अबाउ रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज और आर एसिड्स, ये आपको वो पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले समझो क्या पूछ रहा है वो, है ना। तो मुझे आप बताओ बच्चों कि इस रिएक्शन को अगर मैं लिखता हूं, कौन सा वाला? ये, जैसे कि अगर आप इस रिएक्शन को पूरा लिख रहे हो और मैं बोल रहा हूं H2O, और ये डबल एरो का मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बरोबर ना। डबल एरो का मतलब क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और ये आपको दे रहा है H3O प्लस प्लस CH3COO माइनस, बरोबर। तो यहां पर इस एसिटिक एसिड ने एक्चुअली किया क्या? ध्यान से समझो। इसने आपको H+ दिया, और ये H+ जाके किससे मिला? वाटर मॉलिक्यूल से मिला, और क्या बनाया? हाइड्रोनियम, बरोबर। अब बोलोगे अच्छा ये H+ जाके वाटर मॉलिक्यूल से क्यों मिला भाई? तो जैसे अमोनिया के पास लोन पेयर था, क्या मैं बोल सकता हूं वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर था? यस और नो? और ये H+ जो है ये गरीब बेचारा भूखा नंगा हाइड्रोजन, ये जाएगा इसके पास, बोलेगा भाई अल्लाह के नाम पे दे दो 2 इलेक्ट्रॉन प्लीज। तो ये क्या करेगा? H2O जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बना देगा? हाइड्रोनियम बना देगा, करेक्ट ना। बात समझ में आ रही है क्या सबको? अब मुझे ये बताओ, इस पूरे जो स्टोरी में एसिटिक एसिड ने क्या दिया? एसिटिक एसिड ने H+ दिया। एसिटिक एसिड ने क्या दिया?
H प्लस। और मैंने क्या बोला, जो H प्लस देगा, जो प्रोटॉन देगा, यानी जो H प्लस देगा, उसको आप क्या मानोगे, एसिड मानोगे। सही बोल रहा हूं क्या? तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि एसिटिक एसिड यानी CH3COH, इस कंपाउंड ने H प्लस दिया, इसीलिए ये एसिड है। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हुई बच्चा लोग? यस, ओके। अगला सवाल देखते हैं 21। ठीक है, 21 देखो, मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 21 को बच्चों 5 स्टार करना, मैं तो बोलता हूं 25 स्टार करना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, और इतनी ज्यादा बार पूछा गया है। बड़ा आसान, बट इतनी ज्यादा बार पूछा गया ये आपके एंट्रेंस लेवल पे कि आप आंख बंद करके अज्यूम कर सकते हो कि ये सिमिलर क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखना, आपको उसने पूछा है कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलता है? कॉन्जुगेट बेस। तो जरा यहां पर भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं अपन फटाक से। जो ब्रॉन्स्टेड थियरी मैंने आपको ऊपर लिखवाई, एक टेबल में मैंने क्या लिखवाई, ब्रॉन्स्टेड थियरी। तो ब्रॉन्स्टेड थियरी की वजह से, ब्रॉन्स्टेड थियरी में, अच्छा क्या था ब्रॉन्स्टेड थियरी में बताओ जरा। ब्रॉन्स्टेड थियरी में प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के हिसाब से हमने एसिड और बेस को बनाया था, डिफाइन किया था। बरोबर? क्या बोला था? प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के हिसाब से एसिड बेस को डिफाइन किया था। बरोबर बोल रहा हूं बच्चा लोग? तो ब्रॉन्स्टेड थियरी ना, वो आपको एक और कॉन्सेप्ट देती है, वो बोलती है कि बॉस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बनता है। क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है जब भी प्रोटॉन को डोनेट या एक्सेप्ट किया जाता है। ब्रॉन्स्टेड थियरी में क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। ध्यान से सुनना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है एसिड, क्वेश्चन में क्या दिया बच्चा लोग? क्वेश्चन में दिया है एसिड, तो उसमें से जब H प्लस आप निकालोगे, जब H प्लस निकालोगे, तो जो बचेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। अगर क्वेश्चन में आपको बेस दिया हुआ है और उसमें आप H प्लस डालोगे, तो जो मिलेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या ये बात समझ में आई क्या? फिर से देखो, मुझे बताओ ये समझा कि नहीं समझा। एसिड क्या करने वाला था? प्रोटॉन डोनेट। एसिड ने अपना प्रोटॉन छोड़ दिया, निकाल दिया, माइनस कर दिया। बोलो हाँ या ना। बेस क्या करने वाला था? प्रोटॉन एक्सेप्ट, यानी बेस ने अपना प्रोटॉन ले लिया, बेस ने बाहर से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, उसको अंदर आने दिया, प्रोटॉन के साथ उसने मर्ज किया। बरोबर? तो जो चीज बन के तैयार हुई, एसिड का करस्पॉन्डिंग बेस और बेस का करस्पॉन्डिंग एसिड बना। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो आपको कोई सब्सटेंस दिया है, ध्यान से सुनना, आपको कोई सब्सटेंस दिया है और उसका बेस बनाना है। क्या बनाना है? बेस बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्लीज गड़बड़ मत करना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, फिर से बोल रहा हूं। आपको कोई सब्सटेंस दिया और उसका क्या बनाने का है? बेस बनाने का है। तो H प्लस क्या करेंगे? निकालेंगे कि ऐड करेंगे? मैं हिंदी में लिख के देता हूं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं हिंदी में लिख के दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है? अगर बेस बनाना है, क्या बनाना है? बेस बनाना है तो H प्लस निकालो या H प्लस लगाओ? H प्लस निकालो। इसमें अब इतनी सरल भाषा में कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना? इतनी सरल भाषा में तो नहीं बता सकता कोई, और इतनी सिंपल भाषा से आप कंफ्यूज भी बिल्कुल नहीं होगे, आपको समझ में आ गया होगा। सबको समझा? अब आंसर बता दो 21 का। चलो, क्या दिया है? HCO3 माइनस दिया है, इसमें से H प्लस निकाल लो तो क्या बचेगा? CO3 ऑलरेडी एक माइनस था, तुमने H भी निकाला और प्लस चार्ज भी निकाला, तो क्या बचा? CO3 2 माइनस। बस इससे आसान तो नहीं हो सकता बच्चों। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसी का करस्पॉन्डिंग में आपको दूसरा स्टेटमेंट भी दे देता हूं, हिंदी में ही लिख के देता हूं। अगर एसिड बनाना है, क्या करना है? अगर एसिड बनाना है
तो क्या करेंगे, H+ उसमें डाल देंगे, तो H+ उसमें डाल देंगे। तो इसी कंपाउंड का, चलो ये बताओ, ये जो आपको दिया था ना बाइकार्बोनेट, इसी कंपाउंड का एसिड अगर मैं आपको बनाने को बोलता तो आप आंसर क्या बोलते ABCD में से? आप बोलते H2CO3। क्या ये अब आसान लग रहा है? कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बेस आप लोग लिख लोगे अच्छे से, ये स्टेटमेंट को अगर ध्यान में रखोगे तो लिख पाओगे, है कि नहीं? दो सिंपल सी सरल सी स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी, है ना? क्लियर बच्चा लोग? बढ़िया। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों लोग। अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट रिप्रेजेंट अ कॉन्जुगेट पेयर। अभी आपको कॉन्जुगेट पेयर आता है, अभी चलो बताओ फटाफट 25th क्वेश्चन का आंसर क्या बोलता है? कौन सा वाला कॉन्जुगेट पेयर इसमें से नहीं है? क्या ढूंढना है आपको? आपको चेक करना है कि किसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन का फर्क है, सिर्फ H+ का फर्क है। पहले वाले में देखो HCl और Cl- में सिर्फ H+ का फर्क है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? हाँ, तो वो तो नहीं है। दूसरे वाले में वाटर और OH- किसका फर्क है? सिर्फ H+ का फर्क है, बोलो हाँ या ना। तीसरे वाले में क्या है? देखो सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट, क्या वो सही है? मिस्टेक कहां पे? आप बोलोगे सर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फेट में H का फर्क है ना, लेकिन चार्ज देखो जरा ध्यान से, ये 2- होना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता है कि नहीं? यहां पर उन्होंने चार्ज लिखा है क्या C में? चेक करो जरा, चार्ज गलत दिया है ना, तो इसलिए आंसर है ऑप्शन C, चार्ज इज गिवन इनकरेक्ट। समझे कि नहीं समझे बच्चा लोग? है ना? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन C। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 बताओ। कॉन्जुगेट, देखो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्जुगेट एसिड बेस के क्वेश्चन गारंटीड है, आपको खुद ही देख सकते हो कितने सारे हैं। क्वेश्चन 30 जल्दी जल्दी बताओ, चलो क्या बोलता है? कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 में बेस बनाना है तो क्या करेंगे? H+ निकालेंगे, मतलब क्या बचेगा? SO4 2- प्लस H+, यानी ऑप्शन बॉम्बे। कितना? 3 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, आंसर आ गया फुल एक्यूरेसी के साथ। बरोबर? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? चलो बढ़िया। ओके अगला सवाल 35, क्वेश्चन देखो 35, ठीक है? क्या बोलता है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखो कांस्टेंट वर्ड आ गया, एसिड आ गया, मतलब क्या सोचना क्या है? कांस्टेंट वर्ड आया, एसिड आया, मतलब क्या दिया है? Ka दिया है बच्चों। कितना दिया है? 10⁻⁻⁴, 1.8 इंटू 10⁻⁴, ठीक है? और वो बोल रहा है इन 0.1 नॉर्मल फॉर्मिक एसिड व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज। यानी कि Ka की वैल्यू दी है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 0.1 नॉर्मल। क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है गधे बच्चों? 0.1 नॉर्मल। आंसर आ गया, बताओ। अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka/C। ये है ना फॉर्मूला, लिखवाया था, चेक करो, बस आंसर ले आओ। चलो जल्दी जल्दी। कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा ऊपर 1.8 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁻1, बरोबर ना? नीचे क्या आने वाला है बच्चों? 10⁻⁻1 है। 0.1 को मैं 10⁻⁻1 लिख रहा हूं, समझ गए? अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन है, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि यार 1.8 तो सर परफेक्ट रूट है नहीं, तो मैं इसको ऐसे कर दूं 18 इंटू 10⁻⁵, और नीचे यहां से 10⁻1 था, ये -1 ऊपर गया
और क्या बन गया -4। समझ गए कि नहीं समझ गए सब लोग? मेरे कैलकुलेशन समझ में आ रहे हैं? मैंने ये -1 को ऊपर लेके गया तो +1 हुआ ना, और ये डेसिमल को इधर लेके गया तो वापस -1 हुआ, तो 10⁻⁴ का -4 ही रहा। आई होप ये एकदम क्लियर है। और आपको पता है कि √16 होता है 4, है ना, तो √18 मस्ट बी 4.02। अब इसमें कैसा दिमाग लगाया, या 4.2 सॉरी, कैसा दिमाग लगाया जरा देखो, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सब में 4 to 4 4 to 4 4 to 4 4 to 4 यही है ना। मतलब आपको अगर इतना जान गए आप कि सिर्फ 10 की पावर से आंसर आने वाला है, क्लियर। 18 का 4.2 लिखा, इतना कॉमन सेंस लगा लोगे। 16 का 4 होता है, 18 का 4.2 लिखा, गधे बच्चों बोलो हाँ या ना, यस। और 10 की पावर क्या हुआ, 10⁻⁴ का 10⁻² हो गया, ये रूट हो गया, है ना। तो ओवरऑल आंसर क्या आया, 0.0424, यानी कि ऑप्शन क्या, हाँ ऑप्शन सी जो है आपका, ये तो आपका अल्फा का वैल्यू है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, अल्फा का वैल्यू। अब क्वेश्चन को पढ़ो, परसेंटेज पूछा है, मींस इस पूरे वैल्यू को क्या करने का था, हाँ तो ये तो आपकी अल्फा की वैल्यू, मैंने अल्फा निकाला ना, और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज अल्फा। अब देख रहे हो वो लोग मेजॉरिटी लोग सी मार्क करके आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना, घाई नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। देखो जरा, इंटू 100 यानी कि 4.24 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सबको समझा क्या? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या क्या वर्ड्स को फोकस करना था, कांस्टेंट देखा, एसिड देखा मतलब Ka, और नॉर्मेलिटी दी हुई है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो 40th क्वेश्चन 40, तुमको लॉरी ब्रॉन्स्टेड मैंने अभी सिखाया, चलो सबको आना चाहिए आंसर 40th वाला। चलो देखिए बच्चों फटाफट क्या बोलता है 40th क्वेश्चन, क्या बोलता है, among the following which whose acidic behavior cannot be explained by Bronsted-Lowry concept, इनमें से कौन से वाले का बिहेवियर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। तो मुझे बताओ जरा, लॉरी ब्रॉन्स्टेड में क्या था, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर था बच्चों, है कि नहीं। अब इन चारों ऑप्शंस को पूरा ध्यान से देखना, किसके पास प्रोटॉन है ही नहीं देने को, ए के पास प्रोटॉन है क्या, है ना, ए के पास क्या है, प्रोटॉन है, बी के पास प्रोटॉन है, सी के पास प्रोटॉन है, डी के पास है क्या, नहीं है, तो आंसर आ गया डी, बात खत्म। SO3 में डी के पास कोई प्रोटॉन है ही नहीं, तो इसलिए उसका एसिडिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, डज नॉट हैव अ प्रोटॉन टू डोनेट, क्लियर। इसलिए उसको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से एसिड नहीं माना जा सकता। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, बोलो हाँ या ना, यस। 45 क्वेश्चन 45 देखेंगे। चलो फिर से बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस बीच में मैं नहीं कर रहा हूं वो कौन से हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो सेम टाइप के जो मैंने करा दिए, ठीक है ना। मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूं टाइप वाइज। चलो 45 क्या बोलता है, अमोनिया प्लस वाटर गिव्स अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड, इनमें से कौन सा वाला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। आप अब ये तो बहुत इजी लग रहा होगा सब बच्चों को, आ रहा होगा, चलो जल्दी जल्दी बताओ। अमोनिया प्लस वाटर गिव्स अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड, इनमें एसिड बेस पेयर कौन सा है बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब ऐसा पेयर दिया है, देना है जो खुद आपस में क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस है, चारों ऑप्शंस में से। मतलब कि एक में से प्रोटॉन निकालोगे तो दूसरा बनना चाहिए, या एक में प्रोटॉन डालोगे तो दूसरा बनना चाहिए, ऐसा। और ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन ए। इफ आई टेक H2O and I remove one proton from it, what will I get? I'll get OH minus plus H plus. Yes, बाकी सब फालतू ऑप्शन है ना। बाकी सब आप देखो तो बहुत ही फालतू घटिया ऑप्शन है, जैसे हाइड्रोजन और OH माइनस है,
यहाँ पे अमोनियम और हाइड्रोक्साइड ये दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है ना, इस तरह से। अगला सवाल क्या बोलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब Ka या Kb या K, व्हाट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड? NH4OH क्या है, बेस है, एसिड है, किसी ऐसा ही कंपाउंड है सिर्फ? ऑफ कोर्स ये क्या है, अरे देखो जरा, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, बोलो हाँ या ना। तो क्या बोला है उसने, Kb दिया है, कितना दिया है Kb, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, अनॉर्मल सॉल्यूशन, अनॉर्मल मतलब 1 नॉर्मल, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या आ गया, जल्दी जल्दी बोलो, अल्फा इंटू 100। अच्छा, अल्फा ढूंढने के लिए क्या था फॉर्मूला, रूट ऑफ Kb अपॉन C। इजी लग रहा है ना अभी, चलो करो, 1.6 इंटू 10⁻⁵ विच मीन्स 16 इंटू 10⁻³ का रूट हो जाएगा, सॉरी -6 का रूट हो जाएगा, बरोबर। तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ और परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.4 आपका परसेंट, 0.4% आपका अल्फा हो गया, परसेंटेज अल्फा हो गया 0.4, यानी कि आंसर हो जाएगा बॉम्बे। क्या आ जाएगा, बी। इज दैट क्लियर? पर आंसर आ गया 0.4। अगला सवाल देखें क्या बोलता है बॉस, पीएच। ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया हमारे फॉर्मूला शीट में, फॉर्मूला लिस्ट में मैंने आपको अभी लिखवाया, सॉरी, I hope the questions are still clearly visible. Yes? Question 55. pH is defined as what? Negative log of what? Number of mole of H plus ion present in 1 liter of solution. हमने pH को ऐसे डिफाइन किया था ना, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस का, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। एंड हाउ डू यू डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन, यू डिफाइन इट एज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो अब इसको अगर आप लिटरली वॉल्यूम इन लीटर को डिफाइन करेंगे इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 लीटर, सिंपल है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। क्लियर, आसान है, बोलो हाँ या ना, बढ़िया। ओके, देन यू हैव क्वेश्चन 60 क्या बोलता है, एन एक्वस सॉल्यूशन इज एसिड ऑफ एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, अरीनियस ने क्या थियरी दिया था, एक्वस में क्या होना चाहिए, एसिड कब माना जाएगा। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज जरूर होंगे, बहुत लोग आंसर बोलेंगे ऑप्शन ए, कितने लोगों को लगता है आंसर है ऑप्शन ए, बट एक्वस बोला है ये मत भूलना, जब H प्लस पानी के अंदर जाएगा और पानी से मिलेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम, यानी कि मोर करेक्ट ऑप्शन और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। इज दैट क्लियर, इज दैट अंडरस्टूड, टेल मी यस और नो। यस, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन क्यों किया, बिकॉज थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसमें मेजॉरिटी बच्चे ए मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। आप में से भी बहुत लोगों ने ए सोचा होगा, आप गलत नहीं सोच रहे हो, पर यू हैव टू सी द मोर एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन, द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। आई एम प्रीटी श्योर नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल, इसमें गलती नहीं होगी ना। चलो, ओके, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्रीज इज 10⁻⁻14, ये मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला लिस्ट में लिखवाया। और यही आयोनिक प्रोडक्ट अगर हम 90 डिग्रीज पे चेक करें, बहुत अच्छा सवाल, अगर हम यही आयोनिक प्रोडक्ट 90 डिग्रीज पे चेक करें तो वो कितना होगा। चलो ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या जो आपने हमको नहीं सिखाया है, हाँ, कि अच्छा 25 डिग्रीज पे इतना तो 90 डिग्रीज पे इतना। क्या आपको मैंने एक भी फॉर्मूला में कहीं पे टेम्परेचर लिखवा है क्या, आप मुझे खुद बताओ, कहीं भी लिखा हमने टेम्परेचर, नहीं ना। देखो हमने तो कॉन्सेंट्रेशन लिखी है, हमने अल्फा लिखा है, हमने तो टेम्परेचर तो कहीं नहीं लिखा।
तो क्या कोई कैलकुलेशन है टेम्परेचर के हिसाब से? क्या लगता है आपको? है, होना चाहिए क्या? नहीं ना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। आपको इसमें अगेन थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाना है, बेसिक कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाना है। मुझे बताओ, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कोई भी सब्सटेंस का जो बॉन्ड्स है वो जल्दी ब्रेक होगा या नहीं? क्या लगता है आपको बच्चों? जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो बॉन्ड्स जो है वो जल्दी ब्रेक होंगे, उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बोलो हाँ या ना? तो आयन का फॉर्मेशन इंप्रूव होगा, मतलब आयन ज्यादा बनेंगे, है ना? सही बोल रहा हूं ना? अगर जल्दी जल्दी डिसोसिएशन होगा, बेटर डिसोसिएशन होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड्स टूटेंगे, तो आयन्स अच्छे से बनेंगे। और आयन्स अच्छे से बनेंगे मतलब आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा कि कम होगा? आयोनिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। अब नॉर्मली कितना होता है? आप बोलोगे KW की नॉर्मल वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, तो KW मुझे सिर्फ इतना बता सकते हो कि 10⁻14 से ज्यादा होना चाहिए कि कम? आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? आप बोलोगे ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए सर, इंक्रीज हुआ है ना? और इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो 10⁻14 से ज्यादा है। कौन सा बच्चों? आंसर है ऑप्शन बी, बरोबर। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे तो भाई नेगेटिव साइन या -20 सोच रहे बड़ा, तो ये मत सोचना, नेगेटिव साइन है, ध्यान से देखना। तो आंसर है बॉम्बे। सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो 10⁻14 से बड़ी है। क्या ये सिंपल और लॉजिकल लगा अभी? क्या इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 67। इसको भी 5 स्टार करना। मैं शुरू से आपको इस चैप्टर में बार बार ये बात बता रहा हूं कि पीएच, पीओएच और केए, केबी के क्वेश्चन ही आएंगे। ये मेरे से आप राइटिंग में गारंटी ले सकते हो। और आप देख लो आपको पीएच के कितने क्वेश्चन यहां पे अभी देखने मिलेंगे। पहला है आपका सामने, पीएच ऑफ मिली मोलार HCl कितना बच्चों? मिली मोलार। तो मुझे बताओ मिली वर्ड का मतलब कितना है? 10⁻³ दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिली। तो मैं ऐसे बोलूं कि मिली मोलार का मतलब होता है 10⁻³ मोलार। क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। मिली मोलार बोल दिया यानी कि 10⁻³। अब मुझे बताओ कि HCl कैसे आपका डिसोसिएट होगा। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? कंपाउंड को आप सीधा सीधा डिसोसिएट करके देखेंगे। क्या बनने वाला है बोलो जल्दी? H+ और Cl-। यस, ये कितना है? ये 10⁻³ मोलार है, तो ये भी 10⁻³ मोलार होगा और ये भी 10⁻³ मोलार होगा। करेक्ट बच्चा लोग? है ना? तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी बता देंगे आप लोग? नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ which means the answer is 3. Simple enough to understand. बोलो हाँ या ना? अगर आपको 10⁻⁵ दिया था तो आंसर क्या आता? 5। 10⁻⁷ दिया होता आंसर कितना आता? 7। 10⁻12 दिया होता आंसर कितना आता? 12। समझ गए होगे आप लोग ये बात को कि भाई आपको 10⁻x दिया है तो आंसर x आएगा। तो यहां पर आएगा आंसर 67 का बंबई यानी कि बॉम्बे। यस, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आ गई क्या बात? चलो बढ़िया। 70 वाला सेम लॉजिक लगा के करेंगे। मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं उनमें से आपके आंसर्स डायरेक्ट आने वाले हैं। मैं बार बार आपको ये बात फिर से याद दिला रहा हूं। पीएच दिया है 10, तो हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? क्या मैं रिवर्स कर दूं लॉजिक को? पीएच अगर 10 है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? जल्दी बताओ। 10⁻⁻10 समझे? यहां पे -10 है तो यहां 10 आएगा, बरोबर ना बच्चा लोग? 2 सेकंड में आंसर आ रहा है क्या? है कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ, उसने आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है या OH का? क्या पूछा है?
H+ का या OH का? हाइड्रोक्साइड का पूछा है ना। अगर pH 10 है तो बच्चा पार्टी POH कितना है बताओ? 14 - 10 यानी कि ये। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये भी बता दो। सीधा आ जाएगा 10⁻⁴ मोल पर लीटर, यानी कि अच्छा ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर? अभी थोड़ी देर पहले 55 क्वेश्चन में डिफाइन भी किया था। मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर, सी या डी? ऑफ कोर्स इट इज कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड इन मोल पर लीटर, है कि नहीं? तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में लास्ट में जाके बेवकूफी मत करना यूनिट में। 10⁻⁴ आंसर आया बरोबर है, लेकिन यूनिट भी चेक करना बच्चा लोग, यूनिट सही लिखना है 10⁻⁴ मोल पर लीटर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन 75 देखो आपके स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन 75 देखो क्या बोलता है। वो बोल रहा है पीएच दिया है 0.001 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का, वीक एसिड दिया है उसका पीएच 5 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? तो भाई वीक एसिड है, बोलो ठीक है। आपको दी है वैल्यू पीएच की, यानी कि इसमें से आप डायरेक्टली H+ निकाल सकते हो, है ना? और कॉन्सेंट्रेशन दी है, तो मुझे बताओ H+ को मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? अल्फा सी बताया था। H+ को मैंने क्या बताया था आपको? फॉर्मूला क्या लिखा है आपने स्टार्टिंग में? H+ को आपने अल्फा सी लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन दी है, H+ आपको मालूम है, क्या आप अल्फा निकाल सकते हो क्या? हाँ इजीली, चलो करके देखते हैं क्या बोलता है। पीएच दिया है 0.001 यानी 10⁻³ बरोबर है ना? पीएच दिया 10⁻, नहीं सॉरी, पीएच कितना दिया है? पीएच दिया 5 है ना? पीएच दिया 5, तो देयरफॉर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई बच्चों? 10⁻⁵ बरोबर है। अब मुझे बताओ, मैंने ऐसा बोला था कि H+ का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली अल्फा इंटू सी है। आपको क्वेश्चन में सी का वैल्यू दिया है क्या? 0.001, तो बस आंसर आ गया। ये है 10⁻⁵ अल्फा, और ये है 10⁻³ 0.001, तो अल्फा की वैल्यू क्या हुई? 10⁻⁵ अपॉन 10⁻³ यानी 10⁻⁻² बरोबर ना? ये हुई अल्फा। तो क्या हुआ परसेंटेज अल्फा? 1%, यानी कि अल्फा इंटू 100 यानी कि 1%। एकदम मजेदार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बट मजेदार क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? इजीली समझ में आया क्या? सारे फॉर्मूले जो मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली अप्लाई हो रहे हैं, यस और नो? तुमको फालतू में इस चैप्टर के थियरी पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप यू ऑल हैव गॉट माय पॉइंट। यस, चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल, 2 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। घुमा फिरा के पूछा, इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी दिमाग लगाने का। मैंने मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं डिटेल में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आपका यहां पर पीएच का कॉन्सेप्ट भी लगाने का। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना अच्छे से। पहली बात ये बताओ, NaOH है, क्या है? NaOH मतलब एसिड है कि बेस है बच्चों? NaOH क्या है? बेस है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। NaOH क्या है? मेटालिक हाइड्रोक्साइड, ऑफ कोर्स NaOH इज अ बेस। जिनको ये नहीं पता NaOH बेस है, तो फिर वो प्लीज सीईटी वीईटी की पढ़ाई छोड़ दो, स्कूल में वापस जाओ। ये कोई टीचर आपको अभी नहीं बता सकता कि भाई NaOH बेस है। अगर ये नहीं मालूम तो फिर गड़बड़ है आपका। हाँ चलो, सो 2 ग्राम NaOH डाला है 1 लीटर वाटर में। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने? जल्दी जल्दी बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता, क्या मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स को? गिवन मास अपॉन मोलार मास। ये फॉर्मूला तो सबको मालूम है। मैं पूरा डिटेल में फॉर्मूला के साथ लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को जब सॉल्यूशन, जब इसको रिवाइज करो या इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन रहे। तब ये बहाना नहीं रहे सर समझ में नहीं आया, शॉर्ट में लिखा था। चलो 2/40 कितना? 2/40 यानी कि 1/20, ये नंबर ऑफ मोल्स है। इन 1 लीटर बोला है, क्या बोला है? इन 1 लीटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1/20 × 1 है ना, 1 लीटर ऐसे ही बोल दिया सीधा।
कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, N/V यानी 1/20 और इंटू 1 लीटर, मतलब कि ये सीधा सीधा हो गया 1/20। इतना ही आपका क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? अब इसमें से आप OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे बताओ? इसमें से OH माइनस की आप कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर ये 1/20 जो है ना, इसको मैं 1/2 इंटू 10⁻⁻1 लिख देता हूं, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 5 इंटू 10⁻2 लिख देता हूं। समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन आपको मिली, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1/20 था ना, ये 10 को मैं इधर से ऊपर लेके गया तो 10⁻⁻1, तो ये आपकी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन निकल के आई। किसकी? OH की। तो POH की वैल्यू कितनी आई बताओ? अब बोलोगे POH की वैल्यू आई नेगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻²। अब इसमें थोड़ी सी आपको बेसिक लॉगरिथम की नॉलेज होनी चाहिए। बाय द वे, जो MHT CET का आपका लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें आपको ऊपर यहाँ पर एक कॉलम, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात पता है, बहुत कम बच्चों को ये बात मालूम है एक्चुअली, शॉकिंगली। उसमें ना ऊपर वो आपको यहाँ पर एक कॉर्नर में एक छोटा सा कैलकुलेशन रिसोर्स या ऐसा कुछ देते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है कैलकुलेशन रिसोर्स या आपको कुछ मैथमेटिकल रिसोर्स, ऐसा कुछ रहता है उसमें लिखा हुआ, जिसके अंदर लॉगरिथम टेबल ऑलरेडी आपको इनबिल्ट मिलता है ऑनलाइन। लॉगरिथम वैल्यूज भी आप उसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, बट लॉगरिथम का वहां पर टेबल उन्होंने ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट करके दिया है। कितने बच्चों को ये पता था या पहली बार सुना आज? फिर भी जस्ट इन केस अगर उन्होंने कुछ फॉर्मेट चेंज किया तो आप एटलीस्ट एक 4-5 जो मेन नंबर्स है उनके लॉग आपको पता होने चाहिए। चलो देखिए यहां पे, अब 5 इंटू 10⁻² का आपको नेगेटिव लॉग लेने का है, तो आप इसको क्या करोगे, आप बोलोगे 2 माइनस लॉग 5। क्या बोलोगे बच्चों? क्या बोलेंगे? 2 माइनस लॉग 5। अच्छा, सपोज मेरे को ऐसा निकालना होता 7 इंटू 10⁻3, तो इसका आंसर क्या लिखता मैं बताओ? 3 माइनस लॉग 7 ऐसा लिखता। समझे? ये जो भी नंबर है ना, उसको इधर लिखने का और इधर इसको लॉग में लिखने का, इस तरह से। फंडा समझ में आ रहा है क्या? तो 2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 5? प्रिसाइज वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। log 1, log 3, log 2, log 5, log 6, log 7, ये सब वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। नहीं आती तो चिंता मत करो, धीरे धीरे सॉल्व करते करते याद हो जाएगी। अब बताओ कितना आएगा? 2 माइनस 0.6990 का ये एक्चुअल वैल्यू कितना आता है? 1.3010 बरोबर। ये हुआ POH। तो PH की वैल्यू कितनी आई बताओ जल्दी मेरे प्यारे गधे बच्चों? 14 माइनस 1.3010 बरोबर ना? तो ये आ जाएगी 12.6990, तो अप्रोक्सीमेटली 12.7, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, सिंपल था बट बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें आपको थोड़ा सा अपना लॉग का नॉलेज भी यूज करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, the hydronium ion concentration of water solution is this much. What is the OH minus concentration? आपको हाइड्रोनियम का कॉन्सेंट्रेशन दिया, उससे आप क्या निकाल लोगे? pH निकाल लोगे, है कि नहीं? चलो जल्दी। अच्छा, हाइड्रोनियम लिख दूं तो एक ही बात है, बोलो हाँ या ना। प्रोटॉन लिखो या हाइड्रोनियम लिखो, एक ही बात है, यस। बढ़िया। कितना हुआ लॉग ऑफ ये कितना है? 4.3 इंटू लॉग ऑफ 4.3 इंटू 10⁻⁻²।
अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि आप बोलोगे सर लॉग ऑफ 4.3 तो हमको आता ही नहीं है ना, हमको लॉग ऑफ 4.3 तो नहीं मालूम सर, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। ये तरीका चलेगा क्या, लॉग ऑफ 4.3 तो नहीं चलेगा ना, तो कोई और इसमें दिमाग लगा सकते हैं अपन। अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने जानबूझ के आपको ये बताया कि 4.3 आप आओगे तो यहां अटक जाओगे, है कि नहीं, क्योंकि आप 4 का लॉग याद करके जा सकते हो, 5 का लॉग याद करके जा सकते हो, बट 4.3 तो एकदम रैंडम सा नंबर हो गया ये। तो इसको करने का और कोई तरीका है क्या, जरा सोचो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और हिंट सोचो बच्चों। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, वाटर इज द हिंट, वाटर दिया है वो हिंट है। तो अगर वाटर दिया है तो क्या मैं बोल सकता हूं KW की वैल्यू है हमको अज्यूम्ड की 10⁻14, बोलो हाँ या ना बच्चों। वाटर दिया है तो मेरे को KW की वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है, दैट इज 10⁻14 है ना। तो KW की एक्चुअल वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट H+ का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट है। मैंने क्या लिखवाया था इसको, याद है ना, क्या लिखवाया था इसको, आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब दोनों आयॉन्स का जब आप प्रोडक्ट लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो, कौन से दो आयॉन्स, H+ आयन और OH- आयन, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, 10⁻14 मिलता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके भेजे में गया। आयोनिक प्रोडक्ट शब्द का मतलब सब बच्चों को समझ में आया, येस और नो, ठीक है। अब आंसर इजी है क्या, अब बोलो मुझे, चलो। तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन आप बता पाएंगे बच्चों, 10⁻14 अपॉन 4.3 इंटू 10⁻², बस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी। क्या बोलता है देखो, आप बोलोगे सर ऊपर तो 10⁻14 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर हो गया 10⁻12 और ये 1/4.3, सही लग रहा है क्या, बढ़िया है। अगर 1/4 होता तो 2.5 होता, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर मैं बोलूं 1/4 तो ये कितना होता है, 2, मतलब 10/4 होता, समझो ये 10/4 होता तो 2.5 होता, समझे कि नहीं समझे। मैं ऐसे लिख दूं क्या, 10 और इसको -13 कर दूं, क्या ये डज दिस मेक सेंस, क्योंकि सारे ऑप्शन में 13 है ना, तो मैंने इसको 10 कर दिया और इसको 13 कर दिया, समझ गए क्या गधे बच्चों। अब मुझे जरा इसमें दिमाग लगा के बताओ, ज्यादा जो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेगा उसका टाइम जाएगा, दिमाग लगाओ। 10/4 होता तो 2.5 होता, बोलो हाँ या ना। तो डिनोमिनेटर 4 से थोड़ा ज्यादा है तो आंसर जो है वो 2.5 से थोड़ा कम होना चाहिए, क्या ये समझ गए। और चारों में से कॉमन सेंस लगाओ, एक ही ऑप्शन है जो 2.5 से थोड़ा कम है, कौन सा, आपको कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है, समझ गए क्या। यस, चारों में से एक ही ऑप्शन है ये वाला जो 2.5 से कम है, ये देखो 2.9, 3.2, 3.7, तो बाकी सब फालतू है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। प्यारा सा कैलकुलेशन, यस, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, इसमें दिमाग लगाना, अपना बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज लगाना बच्चों। चलो देखिए अगला, पीएच वैल्यू ऑफ 10 मोलार सॉल्यूशन, इजी, फिर से रिपीट हुआ, देखो आप थक जाओगे, इतने क्वेश्चन है पीएच पीओएच पे, कंटाल जाओगे, इतने क्वेश्चन है, बट परफेक्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। HCl कितना है, 10 मोलार, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन दे दी 10, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10, तो पीएच कितना आएगा, टेन का मतलब 10⁻1 हो गया, 10 का कॉन्सेंट्रेशन मतलब, सॉरी 10 मतलब 10⁻1 हो गया, और log ऑफ 1 कितना होता है, log ऑफ 1 इज 0, तो पीएच कितना हो गया बच्चों,
अच्छा सवाल। आंसर क्या आया? बॉम्बे। समझ गए क्या? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 90। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 90। बाय द वे इसका आंसर शायद से आंसर की में गलत दिया हुआ, एक बार चेक कर लेना। इसका आंसर की में कुछ तो रॉन्ग दिया हुआ है, प्लीज चेक दैट। हाँ, आंसर है बॉम्बे। देन 95, चलो क्वेश्चन 95। कुछ क्वेश्चंस ऐसे इस चैप्टर के जिसमें आपको फर्स्ट टॉपिक यानी मोल कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट पहले सिखाया ताकि आपको बेसिक्स आपके क्लियर रहें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। सिमिलर देखो क्या बोलता है, pH of 100 ml acid is 1, pH of same acid of 200 ml is 2. What? बरोबर, सॉरी माई बैड, माई मिस्टेक, यस सॉरी, मेरा वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी फॉर दैट। करेक्ट, सही बोल रहे हो आप। pH जो है यहाँ पर 90 क्वेश्चन में, मतलब पीछे आंसर की में सही दिया हुआ है ना। अगर हम लोग इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, करेक्ट, सॉरी माय बैड, ध्यान से देखना जरा बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अगर हम लोग इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि ये 10⁻1 है, तो ये ऐसे हो जाएगा ना 1 × 1 × log of 10 to the base 10, ऐसा बोल रहे हो आप, बरोबर। और ये पूरे का नेगेटिव है ना, तो ओवरऑल pH आपका हो जाएगा -1, विच मीन्स दैट pH इज एक्चुअली लेस देन 0, सही बोल रहे हो। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। करेक्ट, माय बैड, आई डिड नॉट, मैंने एक्चुअली मेरा ध्यान यहाँ नहीं था कि हम लोग नॉर्मली नेगेटिव साइन से डील करते हैं ना, तो सीधा आंसर लिख देते हैं, बरोबर। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, मेरा ध्यान नहीं था। जो मिस्टेक मैंने की बच्चों आप लोग नहीं करना प्लीज, ठीक है, ध्यान देना। मैंने घाई में यहाँ नहीं देखा कि हम लोग नॉर्मली यहाँ पे नेगेटिव साइन से डील करते हैं यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन दिया है ना, तो आंसर -1 है, मतलब आंसर की में सही दिया हुआ है ऑप्शन ए, यानी कि लेस देन 0। क्या ये क्लियर हुआ? यस, प्लीज चेंज दैट, प्लीज चेक एंड चेंज। हाँ, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ की, आप नहीं करना बच्चों। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। यस, नाउ सी व्हाट इज द 95, क्वेश्चन नंबर 95। अब ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सेम वैरायटी के कराए थे, जहां पे आपको सर्टन वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूशन एंड सर्टन वॉल्यूम ऑफ अदर सॉल्यूशन ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें मैंने क्या फंडा सिखाया था, सब बच्चों को याद है क्या? जब मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस होगा तो क्या करने का फंडा, हमेशा मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन जब होएगा तो अपन क्या फंडा यूज करेंगे, mv = m1v1 + m2v2, है ना। हमने ये बोला था m1v1 = m2v2, हम लोग बहुत सारे यूज करते थे। बट यहां पर क्या किया, यहां पर 2 सॉल्यूशन लिए, दोनों के वॉल्यूम v1 और v2 थे, दोनों की मोलारिटी m1 और m2 थी, और उसको एक फाइनल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जिसका टोटल वॉल्यूम इतना था v, और उसकी मोलारिटी एक बार हमको मिल जाएगी तो उसका pH मिल जाएगा। क्लियर? ये तुम्हारे सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन है, ये तुम्हारे सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन है, और ये तुम्हारे मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन है, बरोबर ना। अगर तुमको मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा तो तुमको मिक्सचर का pH भी मिल जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, 95th क्वेश्चन को बच्चा लोग। क्लियर है ना बात? क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब क्वेश्चन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? बढ़िया। अब सॉल्विंग बहुत ही आसान हो जाती है। मुझे बताओ 100 ml इसका और 200 ml इसका, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना लिया? 300 ml। तो मेरे को उसको लीटर में लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि मेरा वॉल्यूम हमेशा किस में लिया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट मोलारिटी के लिए लीटर में। इज दैट अंडरस्टूड? 300 ml को मैं 0.3 लीटर लिखूं क्या बच्चा लोग? क्या ये आप लोग समझ पा रहे हैं? किसी को आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अच्छा, पहले वाले का जल्दी जल्दी बता दो। तो आप बोलोगे सर पहले वाले का 0.1 लीटर, 100 ml मतलब 0.1 लीटर था, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बता सकते हो? जब pH था 1 तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बच्चों?
10⁻⁻1 यानी कि 0.1। क्या ये समझा सबको? मैंने शॉर्ट में किया है, नहीं समझा तो बोलो, मैं डिटेल में लिख के देता हूं आपको। सबको समझ में आया? होप सो। m1 की वैल्यू मैंने क्या ली? 0.1 ली। क्यों? क्योंकि pH दिया है 1, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1, इसका मतलब है 0.1। करेक्ट ना? बढ़िया तरीके से समझ में आया। अच्छा, ये बताओ सेकेंड वाला। तो अब बोलोगे सेम फंडा, 0.2 इंटू, अब कितने बच्चे 0.2 इंटू 0.2 सोच रहे? इज्जत से बोलना। और यहां पर गड़बड़ करोगे। कितने बच्चे 0.2 इंटू 0.2 सोच रहे? कितने लोग ये सोच रहे? अब यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गड़बड़ करोगे। देखो ध्यान से, अगर pH 2 है तो H प्लस कितना है? 10⁻⁻2 यानी कि 0.01 है। समझे? क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। नहीं समझा तो मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखो। pH इक्वल टू 1, H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻1 विच इज इक्वल टू 0.1। और यहां क्या था? pH इक्वल टू 2। पढ़ो क्वेश्चन को, सेकेंड सॉल्यूशन का pH इक्वल टू 2 था, दिया है ना क्वेश्चन में, विच मीन 0.01। क्रिस्टल क्लियर हो गया? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना? तो अब बताओ 0.01 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो 0.01 है ना, प्लस 0. कितना? 002। ऐसे लिख दूं या ऐसे बोल दूं? चलो 10⁻⁻2 प्लस कितना आ रहा है? 0.2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.3। क्या किया मैंने? ये वॉल्यूम को, ये 0.3 को मैं इधर लेके गया, ये वॉल्यूम के 0.3 को मैं इधर लेके गया डिनोमिनेटर में। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इससे मुझे फाइनल मोलारिटी मिली क्या सॉल्यूशन की? यस बच्चों, बोलिए हाँ या ना। कितना आएगा वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। तो मोलारिटी कितनी आएगी फाइनल सॉल्यूशन की? यहां पे आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.3, और 0.3 4 है ना, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 बरोबर। ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो इसका pH कितना आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻, है ना, तो इट विल बी 2 माइनस log 4 which will be A। 2 minus, what is log 4 का वैल्यू? 0.6020। तो ये 1 एक्चुअली ये 1 समथिंग आना चाहिए, बट इसको मैं 0.6 मान लेता हूं राउंड ऑफ करके, तो ये 1.4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला हम लोग करेंगे 97, क्वेश्चन 97। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 97। अगेन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ये, मतलब कि इसमें दिमाग फॉर्मूला वाला भी लगाना है और थोड़ा सा हल्का कॉन्सेप्ट वाला भी लगाना है। 97 अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से देखना। क्या बोलता है? 10⁻⁻5 मोलार NaOH सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, तो इसका pH कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल। क्या बोलता है? 10⁻⁵ मोलार NaOH सॉल्यूशन। तो पहली बात तो NaOH का सॉल्यूशन है, और इसमें POH कितना है बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर देखो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इसमें है 10⁻⁵ मोलार, देयरफॉर इसका POH ओरिजिनली कितना है? 5। समझे क्या? POH क्या है ओरिजिनली? कितना है बच्चों? 5 है। समझ गए? तो इसका pH ओरिजिनली कितना है बताओ? 9। क्लियर हो गया? अब ये बोल रहा है इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट 100 टाइम्स। क्या करना है? डाइल्यूट
डाइल्यूट 100 टाइम्स मीन्स 10⁻⁻5 का क्या बन जाएगा, 10⁻7। समझे क्या, 2 जीरो के पावर से इसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब कम कर दिया। डाइल्यूट किया मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कम किया कि बढ़ाया, तो आप बोलोगे कम किया, बरोबर, क्योंकि डाइल्यूट वर्ड का मतलब ही वही है। तो 10⁻7 है अब, तो पीओएच कितना हुआ, तो आप बोलोगे 7। तो पीएच कितना हुआ, तो आप बोलोगे 7। तो अब आंसर जरा ये बताओ कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, अब बोलोगे सर ये ट्रिकी है क्योंकि 7th ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, इसलिए तो मस्त क्वेश्चन है, इसलिए तो ये मस्त क्वेश्चन है ना। तो 7 होगा या 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा, ये सवाल है। 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि बेस है, क्योंकि आपने शुरुआत क्या की थी, आपने बेस से शुरुआत की थी, तो इसलिए 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, आंसर बॉम्बे, यानी कि 7 से स्लाइटली ज्यादा आपको पीएच मिलेगा। थियोरेटिकली जो आपने कैलकुलेट किया तो आपको 7 आ रहा है, ये बात तो सही है ना, लेकिन बिकॉज ये बेस से आपने शुरुआत की थी तो स्लाइटली हायर पीएच मिलेगा, यानी कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या ना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। आई होप सबको ये क्लियर हुआ। अच्छा, जो हमने अभी 95 किया उसी की तरह सिमिलर हमारा एक और एक क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 करेंगे सब बच्चे। चलो फटाफट, क्या बोलते हैं, 2 सॉल्यूशन। जैसे मिक्सिंग वर्ड आ गया, आप समझ गए क्या होने वाला है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 या n1v1 इज इक्वल टू n2v2, बरोबर। चलो क्या क्या दिया बताइए यहां पे बच्चा पार्टी। .4 मोलार HCl एंड 0.2 मोलार NaOH, है ना। क्या होने वाला है, इसका मिक्सचर चाहिए, सेम फंडा यूज करें, m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v। समझ गए, कितने ml मिक्स किया दोनों का, जल्दी जल्दी बताओ। 50 ml इसका, 50 ml इसका, मतलब टोटल 100 ml यानी 0.1 लीटर। बोलो यस और नो। पहले वाले का कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 और इसका 50 ml मिक्स किया था। अगेन 50 ml मीन्स हाउ मच, कितने लीटर्स, कितने 50 ml का मतलब कितने लीटर, है ना। तो हमको डिनोमिनेटर में लीटर चाहिए, न्यूमरेटर में हमको फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, इन लीटर, ये मैं बार बार यहां लिखता हूं ना, इन लीटर, करेक्ट। न्यूमरेटर में हमको फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपको वैसे भी वैल्यू जो है वो करेक्ट ही आने वाली। फिर ये कितना होने वाला है, 50। तो m की वैल्यू बता दो जरा फटाफट बच्चों। 0.4 इंटू 5, 4 5 22 प्लस 0.2 इंटू 5 1 अपॉन 0.1, ऐसा ही है ना कुछ, राइट। दिस विल बी 20, ओके, प्लस 2 5 1 50, मतलब 10। तो ये आ जाएगा ओवरऑल 30/0.1 300, है ना। देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाट यार, मिस्टेक है क्वेश्चन में, जरा चेंज करो बच्चा लोग। क्वेश्चन में जो ओरिजिनली प्रिंट हुआ है ना, जहां जहां m प्रिंट हुआ है ना क्वेश्चन में, ये मोलारिटी m, मोलार 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 जो सब जगह प्रिंट हुआ है, वहां पे सब जगह पे नॉर्मेलिटी है, ठीक है। प्लीज नोट, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है 100 में, सब जगह पे राइट n इंस्टेड ऑफ m। सबको समझा ये, इसलिए आपका वो कैलकुलेशन करेक्ट नहीं बैठ रहा है मोलारिटी में। आपको नॉर्मेलिटी के हिसाब से लिखना है ये क्वेश्चन को, मोलारिटी के हिसाब से नहीं लिखना है। हाँ, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो, बिकॉज HCl और NaOH दोनों
मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक है ना, इसमें क्या एक ही H है और इसमें क्या एक ही OH है, तो देयरफॉर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम है, समझे। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वैसे भी सेम है, वो अजम्पशन पे उन्होंने आपको क्वेश्चन बना के दिया है, समझे कि नहीं। बट आपका जो फॉर्मूला यहां पर वो नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यहां पर नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। और नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, आपका जो NV है, क्या है, NV है, वो N1V1 माइनस N2V2 है, क्या है, समझे कि नहीं समझे। यहां पर देखो, साइन को देखो ध्यान से, साइन क्या है, माइनस साइन है, ओके। तो नाउ इफ यू सी इट बी 50 इंटू 0.4 जो हमने ऑलरेडी लिया, माइनस 50 इंटू 0.2, समझ रहे हो क्या सब लोग। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में यहां पर सब जगह मोलारिटी की जगह पे क्या होना चाहिए, पहले बताओ, नॉर्मेलिटी होना चाहिए। और वॉल्यूम में मैं ऑब्वियसली यहां पे नीचे क्या लिखूंगा, 0.1, बाकी सब फंडे सेम रहेंगे, वैल्यू सेम रहेगी। तो अब यहां पर होगा 20 माइनस 10 अपॉन 0.1 विच मीन्स 10 अच्छा सॉरी, मेरे को ml में लेना था ना सब, हाँ नॉर्मेलिटी है तो मैं कुछ कन्वर्ट भी नहीं करूंगा, नॉर्मेलिटी है तो अपने को कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको ml में ही रख रहा हूं। यहाँ पे 10/100 हो गया, यानी 0.1 नॉर्मल रहेगा, जो फाइनल नॉर्मेलिटी वो कितनी है, 0.1 नॉर्मल। तो देयरफॉर विच मीन्स H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻1 एंड pH का वैल्यू इज negative log of H plus which is negative log of 10⁻⁻1 which is equal to, प्लीज ध्यान दे दो, यहां पर आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फिर से देखो, आपको N1V1 माइनस N2V2 यूज करना है। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स, यस, समझ आया क्या सबको, बढ़िया, चलो ओके। 105 देखते हैं क्या बोलता है। देयर इज अ डाइबेसिक एसिड जिसका पीएच है 1.6990, उसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको रिवर्स लॉजिक लगाना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है इसमें। अगर पीएच आपको 1.6990 दिया है, कितना दिया है, 1.6990, कैन आई राइट इट एज 2 माइनस log 3, यस। 2 में से मैं log 3 निकालूंगा, नहीं log 2 सॉरी, 2 माइनस log 2 निकालूंगा तो मेरे को ये वैल्यू मिलती है, बोलो हाँ या ना। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कैसे, 2 में से 0.3010 निकालने पे ये आंसर मिलता है, करेक्ट है बच्चों, समझ में आया क्या। बस इतना आपने दिमाग लगा दिया तो फिर तो सेट हो आप। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितनी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, 0.02 मोलार, कैसे, 2 इंटू 10⁻², है ना, यही होगी ना, देखो 2 इंटू 10⁻², बरोबर बोल रहा हूं, समझे क्या। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सेम लॉजिक यूज किया हमने, ओके। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गई। अब ये बोल रहा है डाइबेसिक है, ये क्या बोल रहा है, एसिड कैसा है बच्चों, क्वेश्चन में पढ़ो, डाइबेसिक। डाइबेसिक का मतलब कि पर मोल कितने H प्लस मिल रहे हैं, 2, है ना। फॉर डाइबेसिक एसिड मोलारिटी विल बी काउंटेड एज, सिंपल तरीका है मोलारिटी काउंट करने का, H प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ H प्लस। H प्लस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन था दैट इज डिवाइडेड बाय दिस। तो इतना, इसका ये था 10⁻², 2 इंटू 10⁻² अपॉन 2, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा
10⁻², ये हो जाएगी उसकी मोलैरिटी, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.01 मोलर। है ऐसा ऑप्शन? है ना? 1 × 10⁻², यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट अंडरस्टूड? काफी इजी कैलकुलेशन, सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज 110। चलो क्या बोलता है? अगेन H2X इज अ डाइबेसिक एसिड। क्या दिया है? H2X इज अ डाइबेसिक। डाइबेसिक मतलब कितने उसमें H प्लस? कितने H प्लस है? 2। इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स। व्हेन यू से कंप्लीटली डिसोसिएट्स, अल्फा की वैल्यू, व्हेन यू से कंप्लीटली डिसोसिएट्स, तो अल्फा तो आप अज्यूम कर सकते हो ना कि मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल अल्फा यानी 1 है, ऐसा आप मान लेते हो, ऐसा अज्यूम कर सकते हो। बट रियलिटी में होता है क्या? रियलिटी में तो नहीं होता ना, ठीक है, चलो, बट फिर भी आप मान लो, ठीक है। अब यहां पे ये बोल रहा है व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2X हैज अ pH वैल्यू ऑफ 1। मतलब इनमें से, क्वेश्चन को ध्यान से सुना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसने बनाया। इनमें से कौन सी वैल्यू जब कॉन्सेंट्रेशन की होगी तो सॉल्यूशन का pH 1 होगा? समझे क्या मैंने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू A, B, C, D में से कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, C की वैल्यू इनमें से कौन सी होनी चाहिए, सो दैट सॉल्यूशन का pH 1 आए। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसको देखो ऐसे सॉल्व करेंगे अपन बहुत सिंपल तरीके से। pH 1 दिया मींस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चों? 10⁻⁻1। सही है? अरे बोलो हाँ या ना, विच मीन्स 0.1। क्लियर? और मुझे फॉर्मूला ये पता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या था। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो क्या है? C इंटू अल्फा, ऐसा बोल सकते थे, C इंटू अल्फा, या KA इंटू C का रूट, ये भी बोल सकते थे क्या? क्या बोल सकते थे? KA इंटू C का रूट, ये भी तो बोल सकते थे। अच्छा, अपने को ना ही यहाँ पे KA दिया है और अल्फा हम अज्यूम कर सकते हैं, तो KA तो दिया नहीं है, अल्फा हम अज्यूम कर सकते हैं, बरोबर। और डाइबेसिक है तो मुझे बताना कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, मतलब मोलैरिटी जो है उसकी कितनी होनी चाहिए, बताओ। मोलैरिटी इज H प्लस का हाफ। क्लियर ना? H प्लस अपॉन 2। पिछले क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक अप्लाई किया था, तो 0.1 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बता दो। 0.05, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल हो गया, इजी है ना? अब सिमिलर लॉजिक आप मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके बता सकते हो क्या? मैंने हिंट दे दिया आपको। 111 को देखो बच्चों, और मुझे अब सिंपल सेम लॉजिक से सॉल्व करके बताओ क्या बोला मैंने आपको। सेम लॉजिक से pH कितना दिया है बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप बोलोगे सर 0.01 दिया है। pH कितना दिया है? नहीं सॉरी, pH ढूंढना है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है? कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी आपको? 0.01। और H प्लस के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था, क्या था बोलो? रूट ऑफ KA इंटू C। KA की वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में? दी है ना? कितनी है? 1.74 इंटू 10⁻⁻5। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है बताओ जल्दी क्वेश्चन में? 10⁻⁻2। तो ये ओवरऑल ऐसे लिख दूं क्या? -7। यस। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके ऐसा लिख देता हूं, रूट ऑफ 17.4 इंटू 10⁻⁸। तो रूट ऑफ 16 इज 4। 16 का रूट होता है 4। तो यहां पर ये रफली 4.2 अगेन, जो इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन में किया था, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 ये हो जाएगा क्या? आपके H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। क्लियर? और अब ये एक बार आपने निकाल लिया तो pH तो बहुत ही ईजी है, बोलो 4 माइनस लॉग ऑफ 4.2। समझ गए क्या?
4 माइनस, अभी लॉग ऑफ 4 कितना होता है बच्चों बताओ जरा, 6020, तो 4.2 को मैं एक रफ कैलकुलेशन से ऐसे बोल दूं कि 0.65 होएगा, बोलो हाँ या ना। तो 3.35 के आसपास जो आंसर है वो आपका क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आपको करना है, तो आंसर क्या आएगा 111 का, बोलो बच्चों। ऑप्शन सी शुड बी योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? इसका मैथमेटिक्स समझा क्या आप लोग को? फॉर्मूला तो इजी, आई नो सबको आया होगा, फॉर्मूला आपको सबको आता है, मैंने लिखवाया स्टार्टिंग में, फॉर्मूला का टेंशन नहीं है। ये अप्रोक्सीमेशन सबको समझ में आया या नहीं मुझे बताओ। log ऑफ 4 इज 0.6020, तो 4.2 था, तो मैंने 6 से थोड़ा सा ज्यादा लिया, 0.65 ले लिया। इज दैट क्लियर? बढ़िया। 115 देखते हैं, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगेन आपको ये टाइप अभी रिपीटेड तीसरा चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट मिला, सेम वेराइटी का। डाई बेसिक बोला है, 0.05 मोलार बोला है, मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 115 में क्या दी है? बताइए। 2 इंटू ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गिवन, बरोबर। जितने बच्चों को ये नहीं समझा मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास H2SO4 है, क्या है? H2SO4। मुझे कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है बच्चों? 0.05 मोलार दी है, बरोबर। और ये मेरे को डबल देगा इसका, समझ गए? ये मेरे को ओरिजिनल का क्या दे रहा है? डबल दे रहा है ना, तो इसलिए 2 इंटू 0.05। समझ गए कि नहीं? इजी लग रहा है अभी? यस। तो मेरे को H प्लस की उसने कॉन्सेंट्रेशन डबल दी, क्यों? क्योंकि भाई डाई बेसिक है ना। अब ये बता दो इसका आंसर कितना आया? ये आया कितना आया? 0.1 ना। मेरा मैथ्स थोड़ा बेसिक मैथ्स खराब है। चलो, तो पीएच की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ 10 raised to -1, यानी कि 1 इज योर pH। 1 आ रहा है क्या? आंसर है 1 + 1 यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 120, एडिशन ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू प्योर वाटर क्या करता है? जब आप सोडियम कार्बोनेट को प्योर वाटर में डालते हो तो क्या होता है? अच्छा सवाल, अगेन बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या बोलता है? सोडियम कार्बोनेट डाला है आपने, क्या डाला है? Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, है ना। अब मुझे बताओ ये एक सॉल्ट है कि एसिड है कि बेस है? सोडियम कार्बोनेट क्या है? सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है बच्चों? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो तो हम कैसे मान ले? वीक एसिड कौन सा है? कार्बोनिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। हाउ डू यू जज दिस? इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको जज करने नहीं आता तो 2 सेकंड यहाँ ध्यान दो, मैं आपको अभी समझाता हूं। आप कोई भी सॉल्ट को 2 सेकंड में लिख पाओगे। क्या करना है? देखो ध्यान से मेरी तरफ, मतलब यहाँ पे स्क्रीन की तरफ देखो ध्यान से। Na2CO3 जो है इसको आप स्प्लिट करो, ठीक है। और जो Na है उसको आप OH माइनस, मतलब जो मेटल है जो पॉजिटिव था, यहाँ पे ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, बरोबर। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? तो इसको आप क्या दे दो? OH माइनस दे दो। 2 Na है तो आप उसको 2H माइनस दोगे, और यहां पर 2 माइनस है तो आप उसको 2H प्लस दोगे। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो तुरंत आपका क्या बन गया? H2CO3 और NaOH 2 मोल।
क्या ये बात सबको भेजे में गई? यस और नो? यस। इस तरह से आप कोई भी सॉल्ट, आपको दुनिया का कोई भी सॉल्ट मैं दे दूं, आप इजीली उसका कौन सा एसिड और कौन सा बेस है ये निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो अब हमको मालूम है, NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कार्बोनिक एसिड, हम तो सोडा, थम्स अप, पेप्सी बहुत पीते हैं, हमको तो मालूम है कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, वीक होता है। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन? बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो अगर ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, सॉल्ट का सॉल्यूशन आप बनाओगे तो पानी में जाने के बाद ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा बताओ? बेसिक या एसिडिक? ये सॉल्यूशन रहेगा एल्कलाइन, यानी कि ये बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी बच्चों यहां पर कि भाई जब बेस स्ट्रॉन्ग था तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। जब पानी में इस सॉल्ट को आप डालोगे तो बिकॉज ये बेस स्ट्रॉन्ग था तो इस बेस का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, यानी कि फाइनली जो सॉल्यूशन बन के निकलेगा वो कैसा रहेगा? वो बेसिक रहेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस। तो अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता कि कौन से सॉल्ट के लिए क्या अप्लाई करना है? तो पहला तो मैंने आपको फंडा सिखा दिया कि कोई भी सॉल्ट दिया होगा तो पहले चेक करो कि वो किससे बना हुआ है कि नहीं बच्चों, है ना? और ऐसा समझ लेना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो वो कैसे टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा? बस इसको आप ध्यान में रख लोगे तो आपके ऐसे सारे क्वेश्चन जो है वो 2-2 सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं। ध्यान से देखना, सॉल्ट कैसा है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ना तो उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों? न्यूट्रल। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था तो भाई कौन स्ट्रॉन्ग है बताओ? जब दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग थे तो न्यूट्रल था, है कि नहीं? अब जो स्ट्रॉन्ग है यहां पर बेस, तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का होता तो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। कितना इजी है देखो। और वीक एसिड वीक बेस का होगा तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके अंदर भी क्या बनेगी? 3 पॉसिबिलिटी। भाई जब दोनों, आप बोलोगे सर दोनों वीक है तो क्या पका रहे हो, 3 पॉसिबिलिटी कैसे होगी? तो देखो भाई 3 पॉसिबिलिटी ऐसी होगी क्योंकि अब इसमें भी बोथ आर इक्वली वीक, ऐसा एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि नहीं? बोथ आर इक्वली वीक तो कैसा रहेगा? न्यूट्रल। समझ गए क्या? और एसिड मोर वीक, एसिड एकदम खराब है, एकदम वीक है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा बच्चों बताइए? बेसिक। समझ गए क्या? एकदम लॉजिकल लग रहा है, अभी कुछ भी रट्टा नहीं मारना है प्लीज। बेस मोर वीक है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक। क्या ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया सबको? यहां पे देखो ध्यान से, ये टेबल सबको लिख के रखना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, आप ये भी जरूर पूछोगे सर हमको कैसे मालूम कौन सा एसिड मोर वीक है, सर हमको कैसे पता कौन सा बेस मोर वीक है? तो भाई जब तुमको वो ये सॉल्ट देगा ना तो वो तुमको Ka और Kb की वैल्यू देगा कंपेयर करने के लिए। क्या देगा? हमेशा क्या देगा क्वेश्चन में? Ka और Kb की वैल्यू देगा कंपेयर करने के लिए। उसकी चिंता तुमको नहीं करनी। तुमको किसकी चिंता करनी है? ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी। और उसमें भी क्या करना है आपको? सिर्फ स्प्लिट करके देखना है, आपको पता है जनरली कौन से एसिड्स वीक होते हैं, कौन से बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता है। उस हिसाब से आप जज कर सकते हो कि जो फाइनल सॉल्यूशन है वो कैसा बनने वाला है। आई होप दैट इज क्लियर, दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल। यस, चलो आई होप ये लिख लिया सब बच्चों ने। चलो इस सेशन में अपन यहां तक कंप्लीट करते हैं।